अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो सेल्स टैक्स का टॉपिक है ना, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा रिलेटिंग टू जो है चैप्टर 3 हम करने जाएंगे इंशाल्लाह। तो चैप्टर 3 में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा रिलेटिंग टू फर्दर टैक्स, जो कि सेक्शन सबसेक्शन 1A और सेक्शन 3 ऑफ सेल्स टैक्स, और सेक्शन 8 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। अच्छा, ये दोनों सेक्शंस ऐसे हैं जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा ही मिलने वाले हैं, हमेशा ही मिलेंगे आपको। अगर आप किसी के एग्जाम में, किसी प्रोफेशनल बॉडी का एग्जाम देने भी जाएंगे तो इंशाल्लाह ये आपको जरूर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्दर टैक्स के ऊपर। फर्दर टैक्स किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? अब ये देखें, उसमें एक चीज लिखी हुई है, ये देखें मैं आपको दिखाऊंगा। सेल्स टैक्स के जो कानून है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सब्जेक्ट टू द सब प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 6। अब ये लिखा हुआ है उसने, वेयर अ टैक्सेबल सर्विसेज। क्या लिखा है उसने? टैक्सेबल सर्विस। अब मैं इससे इंटरप्रिटेशन क्या लूंगा, यहाँ से मैं इसको क्या डिफाइन करना चाहूंगा कि टैक्सेबल सर्विस का मतलब ये हो गया कि अगर कोई बंदा एग्जाम सर्विस देता है, अगर कोई बंदा एग्जाम सप्लाईज करता है, तो क्या उसके ऊपर फर्दर टैक्स एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज नो। टैक्सेबल सर्विस उसने बात की है, हाँ, जीरो रेटेड के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उसका रेट जीरो होता है लेकिन एग्जाम नहीं होता, टैक्सेबल होता है वो। Who has not obtained registration number or is not an active taxpayer, not an active taxpayer। ये भी वो बात कर रही है, यदि कि रजिस्ट्रेशन नहीं ली हुई हो या वो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में ना आया हो। सही, तो उसके ऊपर फर्दर टैक्स कितना चार्ज होगा? 4%। अच्छा, ये जो 4% होता है, ये किस आपके इनपुट टैक्स से एडजस्टमेंट नहीं आती है। वैसे इनपुट आउटपुट का एडजस्टमेंट होता है, तो ये 4% जो होता है, ये सिंगल लाइन एक्सपेंस होता है, लाइबिलिटी होता है जो आपको पे करनी होती है। अच्छा, इसमें ये होता है जब आप फर्दर टैक्स चार्ज करते हो, तब जो आपका सामने अनरजिस्टर्ड पर्सन है उससे आप, इसका मतलब ये 18 + 4% दोनों लोग हैं। आपकी आपकी कॉस्ट में नहीं आना चाहिए, 4% आपकी कॉस्ट नहीं बनना चाहिए। याद रखिएगा, बहुत सारा ऐसा होता है कि लोग क्या कहते हैं, इनवॉइसिंग में चार्ज नहीं करते और खुद ही बेयर करते हैं ड्यू टू द रीजन ऑफ बिजनेस की वजह से भी। एग्जाम पर्पज से भी आप ये चीजें नोट कीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, इसके आगे एक बहुत अच्छी लगी, इन एडिशन टू द रेट स्पेसिफाइड एंड ये जो 18% प्रोवाइडेड दैट, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से मैं आपको ले, प्रोवाइडेड दैट द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई द टैक्सेबल सप्लाईज इन रिस्पेक्ट टू व्हिच फर्दर टैक्स शैल नॉट बी चार्ज लिमिट। अब ये नोटिफिकेशन कौन सा है? कभी आप लोगों ने ध्यान में आया? ये नोटिफिकेशन एक SRO आया था, बहुत पुराना है, 648 का। 648 के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई इन इन लोगों पे फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा, इधर के वो अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लें या इनएक्टिव टैक्स पेयर में उनका नाम आता, तब भी 4% चार्ज नहीं होगा। तो जो कॉमनली यूज जो चीज़ है ना, वो मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या है? 648 का रेफरेंस है, इसमें सम कुछ पॉइंट्स हैं, मैं बताना चाहूंगा। कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, वो मैंने नहीं लिखे, लेकिन जो जो बहुत रेगुलर पे होता है वो मैंने लिखने की कोशिश की है। गुड्स सोल्ड टू रिटेलर और एंड कंज्यूमर, देखें ये लिखने का मकसद क्या है, रिटेलर टू एंड होल एंड यूजर। देखिए, एंड यूजर को डिफाइन करना मैंने पहले ही बताया था, बहुत मुश्किल है, और रिटेलर्स को भी बेचना अगर आप करते हैं तो देखिए, रिटेलर ज्यादातर कौन सा आइटम लेते हैं? थर्ड शेड्यूल आइटम लेते हैं। तो नीचे देखिए, यहाँ पे ऑल्सो मैंने लिखा थर्ड शेड्यूल आइटम के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होता। और एंड कंज्यूमर पे देखिए, एंड कंज्यूमर कौन है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आप को एंड कंज्यूमर लेता हूँ, तो मुझे तो सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे तो आउटपुट इनपुट टैक्स से कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। मैं कोई आगे सेल तो कर नहीं रहा हूँ, मैं तो उसको अपने कंज्यूम के लिए कर रहा हूँ ना। तो मेरे पर फर्दर टैक्स एप्लीकेबल होना नहीं चाहिए, मैं सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन भी क्यों लूँ? और जो बंदे एग्जाम सप्लाईज करते हैं उनको लाइबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं होता, वो क्यों करेंगे अपने आप को रजिस्टर्ड? वो अपने आप को, जब उनको पता है कि मुझे फायदा ही नहीं है, अगर मैं एग्जाम सप्लाईज करता हूँ तो मुझे इनपुट टैक्स की इनवॉइस लेना भी फायदा नहीं देगी, क्योंकि वो मेरा एक्सपेंस हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों? अगर आप इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट कहते हैं, अगर 18% और 18% है, दोनों जगह आपकी सप्लाईज भी 18 है और आपका जो इनपुट है वो भी 18 है, बहुत अच्छी बात है, दोनों से एडजस्टमेंट हो जाएगी। अब आपका अगर जीरो रेटेड सप्लाईज है और आपकी इनपुट टैक्स आ रहा है, तो आप रिफंड के सिचुएशन में भी और एडजस्टमेंट के भी सिचुएशन में भी हैं। लेकिन अगर आप एग्जेम्प्ट हैं, आपकी सप्लाईज ही एग्जेम्प्ट है, तो आपका जो 18% आप जिससे इनवॉइस ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ये बात बहुत ध्यान से समझें।
कि अगर आप एग्जाम सप्लाईज कर रहे हैं और आप परचेजेस कर रहे हैं 18% की, तो वो आपके प्रॉफिट मार्जिन को भी लाएगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपकी सप्लाईज एग्जाम्ड है, तो आप ऐसे वेंडर्स ढूंढें जो कि एग्जाम सप्लाईज में ही फॉल करते हो, जिसपे आपका इनपुट आउटपुट टैक्स दोनों जीरो हो जाए। उसके बाद ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक लोग होते हैं, सेकंड हैंड वर्क जो लंडे के कपड़े होते हैं उसके ऊपर नहीं होता, फिफ्थ शेड्यूल के ऊपर नहीं होता, स्पेसिफिकली उन्होंने बताया है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो फर्दर टैक्स से रिलेटेड होती हैं। अगर आपको कोई सवाल हो ना इससे, तो मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल समझा दिया। थोड़ा सा बिजनेस टर्मिनोलॉजीज में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी किस तरीके से इसको डील करते हैं, वो भी मैंने आपको इसमें फर्दर टैक्स के ऊपर बताया है चीजें। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है ना, वो मैं बताता हूँ। देखिए, एफबीआर के जो नोटिसेस आप लोग को रिसीव होते हैं ना, वो तीन चीजों पर होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक इनपुट टैक्स, एक जो सेक्शन 8 की है, एक 73 की कंप्लायंस कि आपने पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल की है, और एक सेल्स टैक्स की इनवॉइस के ऊपर आता है। ये तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जो पे जिसके ऊपर आपको वो नोटिस करेगा ही करेगा। क्यों? इनपुट टैक्स आपका एसेट है। आप और जो सब पेमेंट ऑफ सप्लाई है, अगर आप कैश से करेंगे तो वो ये सोचेगा कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, फिर आप कैसे पैसे दे रहे हैं। और तीसरा टैक्सेबल इनवॉइस, आप समझ होंगे यार टैक्सेबल इनवॉइस का क्या क्या पर्पस है। तो टैक्सेबल इनवॉइस ही डिफाइन करता है कि आपने आउटपुट टैक्स सही रिपोर्ट किया है कि नहीं किया है। हम टैक्स इनवॉइस के, सेल्स टैक्स इनवॉइस के ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो सेक्शन 8 की जब आप इनपुट को सेलेक्ट कर रहे हो एफबीआर की वेबसाइट पे जाके, तो बहुत कॉशियस रहिएगा कि क्योंकि आजकल जो नोटिसेस आ रहे हैं ना, वो ज्यादातर ये आ रहे हैं कि भाई आपने किसी से परचेज किया है। अब उसने जिससे परचेज की है, या उसने जिसको मतलब जिससे उसकी प्रिक्योरमेंट है, वो सही बंदे हैं कि नहीं है। हालांकि आपका कोई लेना देना नहीं होता उससे, भाई आप तो इन गुड फेथ ले रहे हो, तो ना आप उसकी तहकीक में थोड़ी जाओगे कि कि आपने इनकम कहाँ से अर्न की, मुझे ये तो बताएं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। वो बहुत लंबी डिटेल आ जाती है। एक तो ये चीज है। दूसरा ये, जो टैक्स रेट नॉट अलाउड होता है ना, उसमें देखिए अगर आपने कोई परचेजेस की, जैसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि आपने परचेजेस किए जो कि आपकी टैक्सेबल सप्लाई से रिलेट नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, जब आपकी टैक्सेबल सप्लाई से नहीं होता तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने पर्सनल यूज के लिए किया हुआ है। तो मैंने दूसरे में पर्सनल यूज भी लिखा हुआ है। उसके बाद इनपुट टैक्स, उस बंदे ने आपको 400 करके दिया है, इनवॉइस पे 400 करके दिया है, लेकिन उसका पेमेंट उसने नहीं की है। तो आजकल के जो अभी रिसेंटली अमेंडमेंट चल रही है बहुत ज्यादा, इसमें वो कहता है कि आप, वो खुद वेरीफाई करता है कि इसकी पेमेंट आ गई। जो उसने आउटपुट रिपोर्ट किया हुआ है, वो देखते हैं कि भाई इन्होंने पेमेंट कर दी है नहीं कर दी है। जब तक पेमेंट नहीं करता आपको इनपुट टैक्स भी नहीं मिलता। तीसरी चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि क्रिस्ट ने कोई एरर ऐसा है जो आपको आइडेंटिफाई कर लिया, आपको टैक्स मतलब आपने जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पेपर कोन होते हैं, या आपने आपने देखा होगा जो धागों का जो गिट्टी होती है उसके अंदर जो कोन्स लगी होती हैं, या उसकी जो पैकिंग है, क्या वो टैक्सेबल सर्विस से रिलेट करता है नहीं करता है, तो वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक करके आपको क्रिस्ट है वो भी बता देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, जिसको आईपीआर वाले बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की वजह से, इसकी वजह से इन्होंने डिजिटल इनवॉइसिंग का भी नाम रखा हुआ है। जो डिजिटल इनवॉइसिंग का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है कि भाई लोग फेक इनवॉइसेस करते हैं। फेक इनवॉइसेस करते हैं, 2 महीने के बाद जब कैश फ्लो अच्छा होता है तो उसका वो ले लेते हैं, क्या नाम है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट ले लेते हैं। तो ये कुछ चीजें आती हैं। सर्विसेज जो होती है, जिन कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो कि स्पेसिफिकली जो रिड्यूस रेट पर होती है, किसी सर्विसेज को किसी भी सर्विसेज को स्पेसिफिकली प्रोविजन से, प्रोविजन गवर्नमेंट ने मना किया हुआ हो, उसके ऊपर आता है। बिल्डिंग मटेरियल आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताता हूँ। व्हीकल, अच्छा, ये तो चीजें थी जो कानून में लिखी हुई हैं। देखें, ये चीजें तो वो हैं जो कानून में, जो सेसेस के एक्ट में लिखी हुई हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर एक बिल्डिंग मटेरियल को इन्होंने डिसअलाउ किया है, आप ये कुछ सोचें, केस लॉस बहुत हैं इसके ना, बिल्डिंग मटेरियल के बहुत भरे पड़े हैं। आप मुझे बात बताएं, कंपनी ने स्टार्ट किया उसका वेयर हाउस बनाना है उसको, तो उसको जो वेयर हाउस बनाना है, तो वेयर हाउस, अगर उसका उसका जो टैक्स जो वो है इनपुट टैक्स आप डिसअलाउ कर दोगे, तो टैक्सेबल सप्लाईज कैसे करेगा? रोड पे बैठ के काम तो करेगा नहीं। वेल, आदमी से बात है, एक ऑफिस है, ऑफिस को उसने बनाया, उसने एसी लगवाया, लाइटें लगाई, पूरी वायरिंग वायरिंग सब की है। अगर वो नहीं करेगा इस चीज को, तो मुझे एक बात बताया ना कि मैं टैक्सेबल एक्टिविटी या टैक्सेबल सप्लाईज कैसे करूंगा? कर ही नहीं सकता। वो लॉ ने तो मेंशन कर दिया, लेकिन जब आप इसके ऊपर अपील पे जाते हैं, तो अपील में अपनी जस्टिफिकेशंस देते हैं, तो वो और अपनी पर्सनल हियरिंग हमेशा याद रखें।
टेक्स्ट में पर्सनल अपियरिंग हियरिंग बहुत ज़रूरी थी। आपका जाना, आप उस इंडस्ट्री को जानते हैं, उस कंपनी को जानते हैं, या आपकी अपनी कंपनी है, तो आप उनको बताने में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके रिप्लाई से ज़्यादा। क्वेश्चन ऑफ लॉ जो होता है ना, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से निकलता है। भाई, बिज़नेस होगा तो क्वेश्चन ऑफ लॉ डिफाइन होगा ना, क्वेश्चन ऑफ बिज़नेस ही नहीं तो क्वेश्चन ऑफ लॉ डिफाइन करने का फ़ायदा क्या है? इसी तरह व्हीकल है, व्हीकल्स पे नहीं होता है, सही है भाई, मान ली बात है। फोक लिफ्टर, ये व्हीकल की कैटेगरी में नहीं आता, स्पिन प्रोटेक्ट मिल जाता है आपको। इसी तरह इक्विपमेंट्स मैंने नहीं लिखा, सॉरी, मैं लिख देता हूँ। इक्विपमेंट्स हो गया, बहुत सारी जगह पे इक्विपमेंट्स हो गया। फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स हो जाता है। मैं लिख देता हूँ ताकि फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स आपके पास होते हैं इसमें। लेकिन कैश रजिस्टर जो होता है ना, कैश रजिस्टर जो होता है वो कैश रजिस्टर जो होता है वो अलाउबल होता है। ठीक है दोस्तों, ये अलाउबल होता है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं इनपुट टैक्स को मद्देनजर रखते हुए कि आपको जस्टिफाई करना पड़ता है इन सारी चीजों को। अगर आप देखें तो मुझे एक बात बताएं, अगर कंपनी में कोई इनवॉइस आई है तो लाजमी सी बात है वो बिजनेस पर्पस या टैक्सेबल सप्लाईज के लिए बनेगी ना। टैक्सेबल सप्लाईज बनाने के लिए। अगर ऑफिस है, मैं ऑफिस का बिल्डिंग मटेरियल लेता हूँ, अगर मेरा ऑफिस नहीं होगा तो मैं अपने स्टाफ को बिठाऊंगा कहाँ पे? मेरा पूरा हिसाब किताब जो भी है, फाइनेंस, टैक्स, HR, कहीं भी जो भी लोग हैं प्रोक्योरमेंट वाले, वो बैठेंगे कहाँ पे? रोड पे तो बिठाने से रहा मैं। तो ये चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बतानी पड़ती है, लोगों को, डिपार्टमेंट को बतानी पड़ती है कि भाई देखें, हम इस इंडस्ट्री में फॉल करते हैं और हमें ये चीज करना जरूरी है। आप FMCG की मिसाल लेते हैं। अगर आप FMCG की डिस्प्लेमेंट नहीं करेंगे, आप FMCG अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे जिसमें GST चार्ज हुआ हुआ है 18%, 15%, जो जो भी है, तो मैं टैक्सेबल सप्लाईज कैसे कर सकता हूँ? मैं कर ही नहीं सकता। मेरी सेल होगी ही नहीं। सप्लाईज का मतलब तो ये, मैं सप्लाई भेज ही नहीं सकता। अगर एक राइस वाला है, वो पैकिंग बनाता है, पैकिंग बनाने पर 18% आता है, तो अगर वो डिसअलाउ कर देता है डिपार्टमेंट वाला, तो आप डिपार्टमेंट वाले को बताते हैं जाके कि भाई, अगर मैं ये चीज नहीं करूंगा तो मैं टैक्सेबल सप्लाई कर ही नहीं सकता, मेरे प्रोडक्ट को तो कोई जानेगा ही नहीं। समझ? तो ये बातें ऐसी हैं जो जो कि बहुत ज्यादा। अब आइसक्रीम है, आइसक्रीम के लिए उसको वो रेफ्रिजरेटर लेना है। अगर रेफ्रिजरेटर वो नहीं लेगा तो उसका आइसक्रीम तो खराब हो जाएगी। तो जो उसका 18% आएगा वो मैं जरूर अलाउ करवाऊंगा, क्योंकि भाई वो मेरी टैक्सेबल सप्लाईज का पार्ट है, अदरवाइज तो मेरी आइसक्रीम खराब हो जाएगी। और मजे की बात है इसमें, इस सारी चीजों में बेनिफिट मिलना डिपार्टमेंट को ही है, क्योंकि जितनी ज्यादा सप्लाईज करेंगे उतना ज्यादा आउटपुट टैक्स पे करेंगे ना। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की है कि आपकी पर्सनल हियरिंग जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंस होती है। लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। और पर्सनल हियरिंग, देखें, एक एडवोकेट की हियरिंग और एक आपकी हियरिंग में जमीन आसमान का फर्क है। वो बंदा जो आपका लॉयर है, वो आपकी इंडस्ट्री को डीपली नहीं जानता, लेकिन आप उस इंडस्ट्री में बैठ के डीपली जानते हैं कि बिजनेस कैसे रोटेट हो रहा है। मुझे सप्लाईज करनी है तो लाजमी सी बात है, मुझे एडवर्टाइजमेंट भी करनी है, मुझे सर्विसेज भी लेनी है, मुझे कमीशन भी पेड करना है, मुझे गुड्स भी लेने हैं, मुझे सब डिफरेंट टाइप की सप्लाईज लेनी है ना। तो वो सारी जो मैं प्रोक्योरमेंट कर रहा हूँ फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज के लिए है। तो ये चीजें बतानी पड़ती हैं डिपार्टमेंट को, खुद से नहीं पता लगती हैं। तो और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चीजें वेरी करती हैं। तो या बस ये मैं कुछ चीजें इसमें बताई हैं। अच्छा, इसमें रेजिडुअल इनपुट टैक्स के ऊपर भी इंशाल्लाह मैं डिस्कशन करूंगा। आहिस्ता आहिस्ता आपको लेके चल रहा हूँ इस चीज के ऊपर कि भाई आपको किस तरीके से, हम सेक्शंस भी पढ़ेंगे, पूरे पूरे सेक्शन डिस्कस करेंगे। मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो बना रहा हूँ एक, जिसमें सारी चीजें कवर्ड हो जाएं, ताकि हम एक्सेल पे बैठ के उसको डिजाइन करें। आईकेप के कुछ सवाल है बहुत अच्छे डिजाइन किए हुए, मैंने खुद देखे आईकेप के पेपर्स के अंदर, वो प्रैक्टिकली भी देखे, वो भी बहुत मजेदार है। लेकिन वो अभी नहीं देखेंगे क्योंकि अभी आप मेच्योर, इतना ज्यादा वो ग्रूमिंग अप नहीं है उसमें। तो आई होप कि ये चैप्टर 3 इंशाल्लाह आपको अच्छा लगा होगा, और चैप्टर 4 इंशाल्लाह मैं आज बनाऊंगा, फिर मैं इंशाल्लाह कल उसकी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप मुझसे जरूर पूछेगा, जरूर पूछेगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतना ज्यादा आपकी परफेक्शन आएगी से सेक्स में। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।